नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 22 जनवरी 2023 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें दिया गया है, सांभर हिरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। दोस्तों, पहला कथन है, यह भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए स्थानिक एक बड़ा हिरण है। तो दोस्तों, यह कथन एकदम सत्य है, क्योंकि सांभर भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया का मूल निवासी है। दोस्तों, सांभर समूचे दक्षिण एशिया यानी यह हिमालय पर्वत श्रृंखला की दक्षिणी ढलानों तक भूगर्भीय दक्षिण पूर्व एशिया यानी इधर अगर देखा जाए तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, दक्षिणी चीन, ताइवान तथा इंडोनेशिया के बोर्नियो और सुमात्रा द्वीपों में भी यह पाया जाता है। दूसरा कथन है, यह आईयूसीएन लाल सूची में एक संवेदनशील प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध है। दोस्तों, यह भी कथन एकदम सत्य है, अतः उत्तर सी होगा। इससे संबंधित यहां पर देख सकते हैं, यह खबर आई हुई है कि सांभर डियर यानी सांभर हिरन, जिसका वैज्ञानिक नाम है रूसा यूनिकलर। तो दोस्तों, यह देख रहे हैं ना कि ये वनलेबल यानी संवेदनशील है। तो यहां पर देख सकते हैं, यह अमराबाद टाइगर रिजर्व इन तेलंगाना। तो यह अमराबाद टाइगर रिजर्व कहां है? तेलंगाना में है। तो वहां पर यह पाया गया। दोस्तों, यह जो नल्लामाला में स्थित अभ्यारण्य है, यह 26 जनवरी से पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। तो इस तरह से सांभर हिरन यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दिया गया है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो एक तरफ मुद्रा दी गई है, दूसरी तरफ इसका अर्थ दिया गया है। तो दोस्तों, सामान्य अगर देखा जाए तो बौद्ध में जो मुद्राएं हैं, जैसे अभय मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, धर्म चक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, वरद मुद्रा, वज्र मुद्रा, वितर्क मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, कर्ण मुद्रा और शून्य मुद्रा, तो ये सब प्रमुख मुद्राएं हैं जिसका कुछ न कुछ अर्थ निकलता है। तो यहां पर दिया गया है, जैसे अभय मुद्रा, तो यह बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक है। तो दोस्तों, यह सुमेलित नहीं है, क्योंकि अभय मुद्रा की अगर हम बात करें तो अभय मुद्रा सुरक्षा, शांति, परोपकार और भय को दूर करने का प्रतिनिधित्व करता है। तब ऐसे में यहां पर देख सकते हैं, पहला गलत है। दूसरा है भूमि स्पर्श मुद्रा, यह सुरक्षा, शांति और भय को दूर करने का प्रतीक है। दोस्तों, यह भी सुमेलित नहीं है। इसको तो अभी हमने बताया ना, ये अभय मुद्रा का अर्थ है। और दोस्तों, भूमि स्पर्श मुद्रा में क्या होता है कि बोध गया में शाक्य मुनि बुद्ध की ज्ञानोदय की गवाही के लिए इस मुद्रा को पृथ्वी पर लाया गया। इसमें बैठी हुई मूर्ति का दाहिना हाथ भूमि की ओर फैला हुआ है और हथेली अपनी ओर है। तो इसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहते हैं। तीसरी है कर्ण मुद्रा, यह बुराई और अन्य नकारात्मक प्रभावों से दूर रखने की एक मुद्रा है। यह कथन एकदम सत्य है। चौथा है वरद मुद्रा, यह दान, करुणा और वरदान देने की मुद्रा है। दोस्तों, यह कथन एकदम सत्य है, क्योंकि वरद मुद्रा, इसे हितकारी मुद्रा भी कहते हैं। चढ़ावा, सत्कार, दान, मदद, दया और ईमानदारी का यह प्रतीक होता है। दोस्तों, यह लगभग हमेशा एक ऐसे सम्मानित व्यक्तियों द्वारा बायां हाथ दिखाकर किया जाता है जो लोभ, क्रोध और कपट से मानव मुक्ति के लिए समर्पित है। तो दोस्तों, तीसरा और चौथा मुद्रा जो है, यह सुमेलित है। तो दिया गया है कि उपयुक्त में से कितने सुमेलित हैं? तो 2 युग्म सुमेलित हैं, 3 और 4। तो उत्तर क्या होगा? केवल 2 युग्म यानी बी होगा। दोस्तों, इससे संबंधित यहां पर देख सकते हैं, द हिंदू में आई हुई खबर है। यहां पर कुछ मुद्राओं के बारे में हमने दिया है और इसे भी आप लोग जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। अखिल भारतीय किसान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? तो पहला कथन है, इसकी स्थापना 1936 में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मेरठ अधिवेशन में हुई थी। दोस्तों, यह कथन असत्य है, क्योंकि 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी, जिसका पहला अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती को बनाया गया था। तो दोस्तों, दूसरा कथन तो सही है। और दोस्तों, इसमें जो महासचिव इसके बने थे, एनजी रंगा थे।
और तीसरा कथन है कि इसका उद्देश्य जमींदारी को समाप्त करना तथा भूमि को कृषि और अन्य ग्रामीण मजदूरों के बीच निःशुल्क वितरित करना था। दोस्तों यह भी कथन एकदम सत्य है, अतः उत्तर 2 और 3 यानी बी सही होगा। इससे संबंधित द हिंदू में आई हुई खबर है दोस्तों, बिहार में बीजेपी इस बार किसान नेता सहजानंद सरस्वती की जयंती 22 फरवरी को पटना में मनाएगी, जिन्होंने 1927 से लेकर के 1950 में अपनी मृत्यु तक सबसे बड़े किसान आंदोलन सभा का नेतृत्व किया था। तो दोस्तों इस तरह से अखिल भारतीय किसान सभा सम्मेलन में भू राजस्व की दर 50% कम करने तथा किसान संगठनों को मान्यता देने की मांग रखी गई थी। और इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेताओं में और भी नेता थे, जैसे जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव तथा कमल सरकार प्रमुख थे। और दोस्तों 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया गया था। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उत्तरी ब्राजील और दक्षिणी वेनेजुएला के वर्षा वनों और पहाड़ों में रहते हैं। दूसरा कथन है यह दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी अपेक्षाकृत अलग थलग जनजाति है। तीसरा कथन है ये अपने सभी सदस्यों को समान मानते हैं और उनका कोई मुखिया नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि उपयुक्त कथनों में निम्नलिखित में से किसका सर्वोत्तम वर्णन है, यानी ह्यूरोन का, कि मोहेगन का, कि ओजिब्वा का, कि यानोमामी का। तो दोस्तों इसमें जो यह वर्णन किया जा रहा है यानोमामी जनजाति का, यानोमामी जो यह जनजाति है इसके बारे में बड़ा रोचक तथ्य है। दोस्तों यह उत्तरी ब्राजील और दक्षिणी वेनेजुएला के वर्षा वनों में पाई जाती है। कथन एकदम सत्य है। दोस्तों इसे यानम या सेनेमा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये आदिवासी यानोमामी समुदाय के रहन सहन का जो तरीका है काफी अलग है। यह पूरे गांव के लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं। इसके चारों ओर कमरे बने हुए हैं, बीच में एक बड़ा सा आंगन होता है और दोस्तों जहां पर रहते हैं उस व्यवस्था को शबोनो कहा जाता है। दोस्तों यह आदिवासी समुदाय और जनजाति में मृतक के संबंध में अलग अलग रीति रिवाज और अनुष्ठान किए जाते हैं। दोस्तों वहीं इस यानोमामी समुदाय में अपने समुदाय के मरे हुए लोगों को खाने का रिवाज है, यानी मांस खाने की यह अजीब परंपरा इंडो कैनिबिलिज्म कहलाती है। दोस्तों इन लोगों के अनुसार मृत्यु स्वाभाविक नहीं है। इनके अनुसार मृत्यु तब आती है जब कोई शत्रु किसी को शैतान का साया भेजकर मार डालता है तो वह व्यक्ति मर जाता है। तो शव के संबंध में इस यानोमामी समुदाय का मानना है शरीर को मिट्टी में मिलने में जितना समय लगेगा उस मृत व्यक्ति की आत्मा उतने ही दिन तक पीड़ित रहेगी। तो ऐसे में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोग शव को केले के पत्तों से ढक कर रख देते हैं और कुछ समय बाद शरीर में केवल हड्डियां ही रह जाती हैं तो ये लोग उसे जलाते हैं। फिर उसकी राख को केले से बनाए गए एक सूप जैसे पदार्थ में डाल देते हैं और मृतक के परिवारजन उसे पीते हैं। और ये वहाँ की अंतिम संस्कार की एक परंपरा है और इस दौरान ये लोग काफी रोते हैं और मृतक की याद में शोक गीत भी गाते हैं। तो दोस्तों यह जनजातियों की एक से एक परंपराएं हैं। तो इससे संबंधित ये जो खबर आई हुई है कि ब्राजील सरकार ने अमेजन में यानोमामी लोगों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है, जो कि अवैध खनन के कारण कुपोषण और मलेरिया जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों 2007 में आया हुआ प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रकाश पौधों द्वारा अच्छी तरह से अवशोषित होते हैं? बैगनी और नारंगी, नीला और लाल, इंडिगो और पीला, या पीला और बैगनी। तो इसमें उत्तर होगा नीला और लाल। दोस्तों पौधों द्वारा नीला और लाल प्रकाश प्रभावशाली ढंग से अवशोषित किया जाता है। नीला प्रकाश जो प्रकाश की वह तरंग दैर्घ्य है जो प्रकाश संश्लेषण के अधिकतम अवशोषित होती है। नीला प्रकाश न केवल पर्णहरित बल्कि कैरोटीनायड द्वारा भी अवशोषित होता है और कुछ कैरोटीनायड हरित लवक में नहीं होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, उत्तर बी होगा। और आज के फैक्ट ऑफ द डे में हम लोग बात करेंगे AT1 बॉन्ड की। तो दोस्तों बॉम्बे हाई कोर्ट ने यस बैंक के मार्च 2020 के 8,415 करोड़ रुपए का एडिशनल टीयर 1 यानी इसे AT1 बॉन्ड कहते हैं को बट्टे खाते में डालने के फैसले को खारिज कर दिया, लेकिन लेंडर को इस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 6 हफ्ते का समय दिया है।
तो इस स्थिति में यह आदेश यस बैंक के 81 बॉन्ड होल्डर्स के लिए अच्छी खबर है, जिनमें इंस्टीट्यूशंस और रिटेल इन्वेस्टर्स शामिल हैं। और यह बॉन्ड होल्डर पिछले 3 साल से कई मोर्चों पर कानूनी जंग लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, यह 81 बॉन्ड है क्या? तो ये 81 बॉन्ड एक तरह का सिक्योरिटीज होता है जिनकी कोई मैच्योरिटी अवधि नहीं होती है। बैंक इन्हें बेसिल 3 नॉर्म को पूरा करने के उद्देश्य से पूंजी जुटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और यह बॉन्ड ज्यादा रिस्क और रिवार्ड की पेशकश करते हैं। इनमें ऑफर की गई 9 से 9.5% की ब्याज दर और अन्य डेट इंस्ट्रूमेंट की तुलना में खासी ज्यादा थी, लेकिन कंपनी के नाकाम होने पर 82 बॉन्ड्स का पूरा रिस्क इन्वेस्टर का होता है। एडिशनल टीयर बॉन्ड का पूरा रिस्क इन्वेस्टर का होता है। तो इस तरह से जारीकर्ता इन बॉन्ड्स को बट्टे खाते में डाल सकता है। तो दोस्तों, किस वजह से यह राइट ऑफ हुआ? तो यस बैंक ने फ्रॉड, वित्तीय अनियमितताओं और एनपीए से जूझते हुए मार्च 2020 में बेल आउट के तहत 8,415 करोड़ रुपए की 81 बॉन्ड को राइट ऑफ कर दिया था, यानी इसकी वैल्यू 0 कर दी थी। तो रिकंस्ट्रक्शन स्कीम के तहत आरबीआई द्वारा नियुक्त एडमिनिस्ट्रेटर ने यह फैसला किया था कि इसके खिलाफ बैंक के 81 बॉन्ड होल्डर कोर्ट चले गए हैं। तो इस तरह से यस बैंक ने अधिकारियों पर गुमराह करने का आरोप भी लगाया। दोस्तों, यस बैंक ने फिर क्या किया? तो सेबी की जांच में यही पाया गया कि बैंक ने संस्थागत निवेशकों से व्यक्तिगत निवेशकों को 81 बॉन्ड बेचने में मदद की। दोस्तों, सेबी की जांच में यह भी पाया गया कि यस बैंक ने निवेशकों के लिए इन बॉन्डों को सुपर एफडी और एफडी जितना सुरक्षित बताया था। दोस्तों, यस बैंक के अधिकारियों ने इन बॉन्ड्स पर 9 से 9.5% रिटर्न की पेशकश की और उन्हें इन इंस्ट्रूमेंट्स में मोटी धनराशि, यानी कुछ मामलों में 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए तक स्थानांतरित की गई। तो रिटेल इन्वेस्टर्स का आरोप है कि ऐसा इन बॉन्ड से जुड़े ऊंचे जोखिम को समझाए बिना किया गया था। विशेष रूप से उसे प्रोविजन के बारे में नहीं बताया गया कि बैंक के फेल होने पर यह बॉन्ड समाप्त हो जाएंगे और पूंजी डूब जाएगी। तो इस तरह से कोर्ट ने बट्टे खाते में डालने के फैसले को क्यों खारिज किया? तो कोर्ट ने इसके पीछे 2 मुख्य कारण बताए। कोर्ट ने कहा कि यह बैंक के रिकंस्ट्रक्शन की फाइनल स्कीम में उस क्लॉज के नहीं होने का उल्लेख किया और कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने अधिकार का उल्लंघन किया है। और इसमें कहा गया है कि भले ही यस बैंक ड्राफ्ट रिकंस्ट्रक्शन स्कीम में 81 बॉन्ड राइट डाउन करने का क्लॉज था, लेकिन यह सरकार द्वारा स्वीकृत फाइनल स्कीम नहीं था। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि आपत्तियों पर विचार करने के बाद आरबीआई ने ड्राफ्ट स्कीम में बदलाव किया। उसने 81 बॉन्ड्स को राइट डाउन करने के क्लॉज को डिलीट कर दिया। और दोस्तों, फाइनल स्कीम यस बैंक के एडमिनिस्ट्रेटर को 81 बॉन्ड बट्टे खाते में डालने का अधिकार नहीं देती। उन्होंने अपने अधिकारों का उल्लंघन किया है। तो ऐसे में आगे क्या होगा? तो 21 जनवरी को यस बैंक ने कहा है कि वह फैसले को सुप्रीम कोर्ट को चुनौती देगा और इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टर्स को अभी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। दोस्तों, आज के लिए आप लोगों के लिए पहला प्रश्न है कि सेवराय, जवादी, पालीकोंडा, नल्लामाला, ये सब पहाड़ियां किन किन राज्यों में फैली हैं? दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में हुआ था? तो इस तरह से इन दोनों प्रश्नों के उत्तर जरूर बताइएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।